एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम आईसी इंजन, फ्यूल एंड लुब्रिकेशन। और ये हम लास्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है आपका? इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे आईसी इंजन अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, उसकी कूलिंग किस तरीके से करती है, क्या क्या उसके टाइप होते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और बात करेंगे लुब्रिकेशन के बारे में। ओके, तो देख लेते हैं कि पहले यूनिट 5 में क्या क्या है सिलेबस में। तो पहले आपको पढ़ना है इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन के बारे में, जहां बात करेंगे टाइप्स ऑफ कूलिंग के बारे में, रेडिएटर क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, कूलिंग फैंस क्या होते हैं, इंजन फ्रिक्शन है, लुब्रिकेशन प्रिंसिपल, टाइप ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन ऑयल, क्रैंक केस वेंटिलेशन। ठीक है, और इसी में है इग्निशन सिस्टम इन एसआई इंजन। कहने का मतलब इग्निशन सिस्टम रिक्वायरमेंट किस तरीके से है, मैग्नीटो एंड बैटरी इग्निशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, इग्निशन टाइमिंग क्या है स्पार्क प्लग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन क्या होता है, रिसेंट ट्रेंड इन जो आईसी इंजन में यूज करते हैं हम। ठीक है, लीन बर्न इंजन, सेटिस्फाइड चार्ज स्पार्क इग्निशन इंजन, होमोजीनियस चार्ज स्पार्क इग्निशन इंजन एंड द जेडीआई। यानी ये हमारे यूनिट 5 का पूरा सिलेबस है और पार्ट वाइज हम क्या करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 5 का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा आईसी इंजन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा, उसके पार्ट के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स की वर्किंग क्या होती है, सारी चीजें हम डिस्कस किया है। आज हम बात करने वाले हैं इसके टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो चलो, तो पहले थोड़ा सा बनाते हैं कॉन्सेप्ट। आपने देखा है आईसी इंजन। अब आईसी इंजन क्या है, जो इंजन है वो कंटिन्यू वर्क करेगा तो उसमें हीट जनरेट होगी। जब हीट जनरेट होगी तो उसको कूलिंग भी तो चाहिए। अगर कूलिंग नहीं होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जो उसकी इफिशियंसी है क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। हो सकता है वो बर्न होने लगे, ऑक्सीडाइज होने लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो जो इंजन है उसमें हीट जनरेट ना हो ज्यादा, उसके लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम करते हैं। उससे क्या होता है, उसकी इफिशियंसी है, लाइफ साइकिल है, ये सब क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्या नेसेसिटी है ऑफ इंजन कूलिंग के लिए। ठीक है, ये इसके रीजन है और ये इफेक्ट प्रिवेंटेड है। ओके, पहला पिस्टन एक्सपेंशन। ठीक है, रीजन क्या है पिस्टन एक्सपेंशन का, मतलब सीजर्स इन सिलेंडर्स। ठीक है, नेक्स्ट हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, रीजन तो रिड्यूस स्ट्रेंथ होगी। अगर हाई टेम्परेचर कूलिंग जरूरी है, क्यों, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो जो उसकी स्ट्रेंथ है पिस्टन की वो कम हो जाएगी, जो सिलेंडर लाइनर है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ओवर हीटेड हमारा सिलेंडर होगा, प्री इग्निशन ऑफ चार्ज इन एसआई इंजन में मतलब हो जाएगा। एंड लुब्रिकेशन डिग्रेडेशन बात करते हैं, स्टिकिंग ऑफ द पिस्टन रिंग है, एक्सेसिव सिलेंडर वियर होंगे, टूटते रहेंगे। ठीक है, हाई सिलेंडर हेड टेम्परेचर, यानी सिलेंडर हेड का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो रिड्यूस जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है और जो उसका पावर आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं कूलिंग सिस्टम के बारे में। अगर हम यहां पे बात करते हैं टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम के बारे में, तो जो आपकी कूलिंग सिस्टम है वो दो टाइप की होती है। एक हमारी होती है एयर कूलिंग सिस्टम, एक होती है वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो वन बाय वन बात करेंगे कि एयर कूलिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और जो वाटर कूलिंग सिस्टम होते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में। आपने गाड़ियों के इंजन में देखा होगा इस तरीके से कुछ लगा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कूलिंग सिस्टम का वर्क करता है। अब किस तरीके से वर्क करता है, ये तो हो गया आपका जनरल डायग्राम समझने के लिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो आपको एग्जाम पे बनाना है और समझना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, इसी का एक रूप है, एक तरीके से समझाने का तरीका है, बट है यही। ठीक है, तो एयर कूलिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, डिफिनीशन पढ़ते हैं और समझते हैं। डिफिनीशन समझाने से पहले मैं ये बता देता हूं कि किस तरीके से वर्क करता है। देखो, इंजन कूलिंग सिस्टम में होता क्या है, यहां पे क्या है, ये एक तरीके का सिलेंडर है। ठीक है, अब सिलेंडर है तो यहां पे क्या हो रही है, बर्निंग हो रही है एक तरीके से।
बर्निंग हो रही है, यहाँ पे क्या है, हीट जनरेट हो रही है, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू हीट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है और ये पूरा गर्म है। अब क्या है, ये गर्म होगा तो वियर होंगे, टीयर होंगे, इफिशियंसी कम होगी। तो इनको क्या करते हैं हम, जो हमारा सिलेंडर है उसके बाहरी आवरण में इस तरीके से हम क्या करते हैं, जैसे आप कटिंग का निशान देख रहे हो, कट वाइट बना हुआ है, ये हम क्या बनाते हैं, फिन्स बनाते हैं। इससे होता क्या है, अब क्या है, जब एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है जब इसके अंदर इंटर करेगी, कंटिन्यू जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एयर है एटमॉस्फेरिक एयर, वो इससे क्या करेगा, कांटेक्ट बनाएगा। हीट है, अंदर वाला हीट है, यहाँ पे कांटेक्ट बनाएगा। तो एक तरीके से ये क्या है, जब हीट होगी एयर तो वो क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी जो होती है हल्की हो जाती है। जब डेंसिटी हल्की हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, एक तरीके से वेपराइजेशन होकर उड़ जाता है। यानी कंटिन्यू एयर क्या है, इससे टकरा रही है, कोल्ड एयर, एटमॉस्फेरिक एयर जो अट्रैक्ट हो रही है और इसको कंटिन्यू क्या करती है, कूल करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो एक तरीके से बढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एयर जा रही है। अब इसके अंदर जब एयर जाएगी, कोल्ड एयर जाएगी, तो क्या करेगा, इसको इसके अंदर जाएगी, जो गर्म एयर है यानी खुद गर्म हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, उड़ जाएगा, फिर नई एयर आती रहेगी। यानी फ्रेश एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है कंटिन्यू आती रहती है, इसको कूलिंग प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, इंजन की जो इफिशियंसी है वो बनी रहती है। तो ठीक है, तो यानी कहने का मतलब एक फिन्स लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जो टेम्परेचर को कंटिन्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये इसका बेसिक होता है, बहुत ज्यादा नहीं है, बस इतना ही समझना है आपको। अब समझते हैं, थोड़ा लिखने का भी तरीका आपको आना चाहिए। चलो, एयर कूलिंग सिस्टम कहता है कि इन दिस सिस्टम एक करंट ऑफ एयर इज मेड टू पास ओवर द आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर whose outer area is increased by providing the fins। यानी ये जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो कटिंग का दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फिन्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एरिया को इंक्रीज करने के लिए यहां पे हम फिन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, होता क्या है, इससे फिन्स आर एक्सटेंडेड द सरफेस टू द इंक्रीज, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है इसका, जिससे होता क्या है, हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन द टू मीडियम, यानी एक एटमॉस्फेरिक का, एक अंदर का जो मीडियम है उसका, जनरली द वन मीडियम इज मेटल सरफेस एंड अदर इज एयर। यानी एक ये इसका मीडियम हो गया, एक एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो उसका मीडियम हो गया। तो होता क्या है, सिंस द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन द मेटल सरफेस एंड एयर इज लो, सो दैट ट्रांसफर बिटवीन दीज मीडियम इज आल्सो लो। होता क्या है, फॉर इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर रेट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। कहता है कि सरफेस एरिया हैज टू बी द इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग द फिन्स प्रोवाइड हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ और हीट ट्रांसफर रेट भी इंक्रीज हुआ। यानी कहने का मतलब QA एंड QT एक तरीके से। ठीक है, हीट ट्रांसफर रेट, ओके, QR अपॉन QT, ये रिलेशन रहता है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरीके से होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट, यानी Q, हीट बढ़ी, एरिया रेट बढ़ेगा, तो रेट इन उसका कहने का मतलब जो हीट ट्रांसफर रेट है वो इंक्रीज होता है अगर एरिया हमारी इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो फिर कहता है कि सिंस द हीट इज डिसिपेटेड ग्रेजुअली सो द टेम्परेचर फिन्स डिक्रीज फ्रॉम द रूट टू टिप इट्स टिप। यहां पे क्या होता है, जो इसके ये फिन्स बने होते हैं, अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से बना होता है, कहने का मतलब आगे वाला फिन्स जो होगा एरिया इस तरीके से डिक्रीजिंग एरर में बना होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि जो एरिया है वो कंटिन्यू क्या है, हीट क्या होती है, डिसिपेट होती रहती है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टिप एंड द एम्बिएंट एयर इज लेस देन द रूट। ठीक है, एंड सो दैट हीट ट्रांसफर रेट एट द टिप इज आल्सो लेस देन दैट ऑफ द रूट। ड्यू टू द रीजन फिन्स आर जनरली मेड द ग्रेजुअली डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन। वही कह रहा है कि जो ग्रेजुअली हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया में बनाते हैं, ताकि जो अपर वाला पार्ट है, फिन्स वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया भी है, उसमें होता क्या है कि एरिया जितना ज्यादा होगा, अपर का एरिया ज्यादा है, फिर उसके नीचे नीचे नीचे, तो जो हीटेड है वो कंटिन्यू क्या होती है, डिसिपेट होते रहती है उससे। तो ये रहा फिन्स का कॉन्सेप्ट। बात करते हैं इसके एडवांटेज ऑफ एयर कूलिंग के सिस्टम के बारे में। तो पहला है कि डायरेक्ट ट्रांसफर होती है हीट हमारी इंजन, एयर इलिमिनेट यूज ऑफ द वाटर। ठीक है, हम यहाँ पे वाटर का कोई यूज नहीं करते हैं, पहला एडवांटेज ये है। सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसका,
नो कूलेंट रिक्वायर्ड, कोई कूलेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका हम यूज करते हैं। लो मेंटेनेंस चार्ज होता है एंड नो फ्रीजिंग और बॉइलिंग प्रॉब्लम, यानी कहने का मतलब वाटर नहीं है, कोई फ्रीजिंग की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। ठीक है, लो वेट, वेट भी इसका लो होता है। कंट्रोल ऑफ दिस कूलिंग सिस्टम इन सिंपल देन द वाटर कूलिंग। अगर हम कंपेयर करते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम से तो ये जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है काफी सिंपल है। ठीक है, बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। अगर डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो कूलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म। अब कॉन्सेप्ट नॉन यूनिफॉर्म से क्या मतलब है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू इसको मिलती रहे और एक कांस्टेंट वे में मिलती रहे। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो एयर है वो कंटिन्यू जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितना एयर मिल रहा है यहाँ पे या फिर कंटिन्यू इसको एयर एक मीडियम में मिल रहा हो, तो यूनिफॉर्म नहीं होता एक तरीके से, ये इसका ड्रॉबैक है। लेस इफेक्टिव होता है फॉर लार्ज इंजन के लिए, लार्ज इंजन है, बड़ा इंजन है तो लेस इफेक्टिव है उसके लिए। और नॉइस क्रिएट करता है क्योंकि एयर फैन भी हम कई जगह यूज करते हैं इसमें। एंड लिमिटेड हीट डिसिपेशन, यानी जो हीट का डिसिपेट हो रहा है वो अभी लिमिटेड होता है। तो ये इसके ड्रॉबैक है। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं अगर तो हमारे जो मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर हैं, स्मॉल कार्स हैं, ठीक है, और स्टैंडरी इंजन हमारे होते हैं, एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, एयर कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, मेन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। सेकेंड टाइप आता है हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम। अब जैसे ही नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे जो कूलिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं। वहां पे पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, वाटर कूलिंग के लिए हम कूलिंग सिस्टम के लिए हम एयर का यूज कर रहे थे, बट यहां पे क्या करते हैं, हम कूलिंग के लिए वाटर का यूज करते हैं। किस तरीके से समझते हैं, पहला डिफिनेशन थोड़ा समझते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम क्या है, इज यूज्ड इन इंटरनल कंबक्शन इंजन टू रिमूव द एक्सेस हीट ड्यू टू द सर्कुलेटिंग वाटर आर कूलेंट अराउंड द इंजन सिलेंडर। कहने का मतलब इंजन सिलेंडर है, उसके बाहरी तरफ चारों कोण हम क्या करते हैं, वाटर को सर्कुलेट करते हैं। वही वाटर सर्कुलेशन की हेल्प से हम हीट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इट्स मेंटेन द इंजन एट अ सेफ एंड इफिशिएंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब समझते हैं इसका प्रोसेस किस तरीके से डिजाइनिंग होता है इसका। चलो, ये क्या है, एक सिस्टम है। अब होता क्या है, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये 4 स्ट्रोक सिलेंडर 1 2 3 एंड 4, ये 4 स्ट्रोक सिलेंडर हमारा है और इसकी चारों कोण क्या है, ये वाटर जैकेट लगी होती है। ठीक है, अब वाटर जैकेट करता क्या है, वाटर जैकेट जैसे सिलेंडर हमारा हीट होता है, ये हीट क्या है, निकलेगी और इस वाटर जैकेट को क्या करेगी, हीट करेगी। यानी यहां पे जो वाटर जैकेट है, जो वाटर है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब जैसे ही वाटर गर्म होगा वो यहां से निकलेगा, यहां से। अब यहां पे लगा होता है थर्मोस्टेट वाल्व। अब थर्मोस्टेट वाल्व करता क्या है, जो हीट है उसको एक तरीके से कितनी हीट उसकी कैपेसिटी हो थर्मोस्टेट वाल्व की, कि कितनी हीट आगे भेज रहे हैं, मतलब ये क्या करता है, ऑप्टिमम इंजन टेम्परेचर थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है जो कंट्रोल करता है कूलिंग सिस्टम को। तो ठीक है, तो यहां पे एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है। अब क्या है, जैसे ही ज्यादा हीट होती है, समझो कॉन्सेप्ट, जैसे ही ज्यादा हीट होता है तो वो थर्मोस्टेट इस तरीके से वर्क करता है। अभी एक आगे मैं चैप्टर डिस्कस करूंगा थर्मोस्टेट वाल्व का भी। चलो थोड़ा सा मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं किस तरीके से वर्किंग होता है, ताकि आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। एक एनिमेशन दिखाता हूं, ये देखो, जैसे ये क्या है, यहां से देखो गया। अब ये क्या है, ये रेडिएटर के लिए है, ये हमारा क्या है, बाईपास है। अब ये इस पे स्प्रिंग लगी होती है और इसके अंदर क्या होता है, वैक्स एलिमेंट भरा होता है। यहां पे वैक्स एलिमेंट भरा होता है, ये मैंने देखो यहां पे दिखाया हुआ है, ये वैक्स एलिमेंट बना होता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है कि जैसे ही ज्यादा अमाउंट ऑफ द हीट होती है तो वो क्या करता है, रेडिएटर को यहां से ऐसे ट्रांसफर कर देता है। देखो ये क्या हुआ, स्प्रिंग डाउन किया, हीट ज्यादा हुई, ये इस तरीके से सेट रहता है। ठीक है, रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ कूलेंट को। तो यहां पे देखो इस तरीके से रिमूव होने लगा। अब जैसे ही मेंटेन हो गया ये टेम्परेचर ऑटोमेटिक, तो ये क्या करता है, ये अपर पोर्शन पे जाता है। जैसे अपर पोर्शन पे जाता है तो ये वाला क्लोज हो जाता है। देखो यहां पे क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। अब देखो ये बाईपास होने लगा, देखो एनिमेशन में
दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से रेडिएटर थर्मोस्टेट जो होते हैं वो वर्क करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी है, एक एक टॉपिक आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है, जैसे हीट ज्यादा होती है वो क्या करता है, अपर टैंक में भेजता है, क्योंकि हीट है। अब क्या हुआ, जैसे ही हीट होगा उसका जो डेंसिटी है कम हो जाएगा वाटर का, वो क्या करेगी, अपर फ्लो होने लगेगी। तो यहां से अपर फ्लो होता है और ये क्या करता है, फिर रेडिएटर में जाता है। अब जो रेडिएटर का वर्क क्या होता है, रेडिएटर का वर्क होता है जो यहां पे जो गर्म है उसको क्या करता है, एक तरीके से ठंडा कर देता है, और ये वाटर के पार्टिकल में एक तरीके से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, फिर ये लोअर टैंक में जाता है, ठीक है। अब लोअर टैंक में जाता है, अब ये क्या हुआ, जो कंटिन्यू गर्म था ये वाटर, अब उसको क्या किया, रेडिएटर की हेल्प से क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। अब ये ठंडा होने के बाद यानी कूल हो गया। अब कूल होने के बाद ये अगेन क्या होता है, वाटर पंप की हेल्प से अगेन सिलेंडर में जाता है, क्योंकि ठंडा हो चुका है। फिर ये सिलेंडर में चारों कोण सर्कुलेट करेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब यहां पे एक आया बाईपास का, जो मैंने अभी एनिमेशन में दिखाया। अगर थर्मोस्टेट इस तरीके से वर्क करता है जैसे कि मैंने दिखाया, अगर यहाँ पे जो हीट है वो ज्यादा नहीं है तो ये क्या करता है, वेस्ट ना करके यहीं से बाईपास कर देता है और यहीं से जो कूलेंट वाला वाटर है वो मिक्स होके यहीं पे आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे फैन भी लगा होता है। फैन इस तरीके से वर्क करता है क्योंकि जब फैन चलेगा कंटिन्यू तो ये जो बाईपास वाला सिस्टम है और ये जो रेडिएटर से होके जा रहा है इसको क्या करता है, और कूल कर देता है, जो वाटर है उसको और कूल कर देता है। इस तरीके से कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है। समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। अब पढ़ते हैं, थोड़ा लिखना होता है इसलिए आपको ये भी समझाना जरूरी रहता है। बाकी आपकी समझ में आ गया होगा कि वर्किंग प्रोसेस क्या है, ओके। अब क्या है, बात करते हैं कि मेन कंपोनेंट के बारे में। मेन कंपोनेंट में पहले बताया कि वाटर जैकेट लगा होता है, जो सिलेंडर ब्लॉक है, हेड है, उसके चारों ओर क्या होता है, वाटर जैकेट लगा होता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे देखो वाटर जैकेट लगा होता है इसके पूरे सराउंडिंग में, ठीक है। बात करते हैं, रेडिएटर लगा होता है, ए हीट एक्सचेंजर। रेडिएटर को एक नाम से और जानते हैं हम, क्या, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्यों कहते हैं, क्योंकि हीट को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। कहता है ना कि वेयर द हॉट कूलेंट रिलीज हीट टू एयर, ओके। तो ये लगा होता है, रेडिएटर लगा होता है हमारा। फिर आता है वाटर पंप, जो क्या करता है, जो कूलेंट वाटर है उसको सर्कुलेट करता है, यहाँ पे वाटर पंप लगा होता है। कूलिंग फैन की बात करते हैं तो इंक्रीज एयर फ्लो थ्रू द रेडिएटर एट द लो स्पीड। यहाँ पे फैन लगा होता है जो क्या करता है, चलता है, जिससे क्या होता है, जो हमारे वाटर है वो और कूल हो जाता है। तो वही कह रहा है कि इंक्रीज एयर फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट वाल्व का मैंने अभी वर्क बता दिया है। क्या करता है, कंट्रोल कूलेंट फ्लो टू मेंटेन ऑप्टिमम इंजन टेम्परेचर। कितना इंजन में टेम्परेचर जाना चाहिए, यानी कूलिंग कितनी होनी चाहिए, वो उसके हिसाब से चलता है ऑटोमेटिक। अब आता है कि हॉसेस एंड पाइप्स लगे होते हैं जो कैरी करते हैं कूलेंट बिटवीन द कंपोनेंट में। एंड एक रेडिएटर कप भी लगा होता है इसमें, जो रेडिएटर कप क्या करता है, मेंटेन सिस्टम प्रेशर एंड प्रिवेंट कूलेंट लॉस, ओके। तो समझ में आ गया क्या है। चलो ये और समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। वर्किंग प्रिंसिपल कहता है कि द कूलेंट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द इंजन थ्रू द वाटर जैकेट, ठीक है। हीटेड कूलेंट फ्लो टू द रेडिएटर, यानी जो हीटेड हमारा है सॉरी यहां से जो निकलता है वो रेडिएटर से पास होता है। एंड द रेडिएटर हीट इज ट्रांसपोर्ट टू द एयर। अब यहाँ पे क्या है, फैन चल रहा है, यहाँ पे एयर से भी ये कंटिन्यू टच में रहता है, जिससे कूलेंट हो जाता है रेडिएटर से, जो वाटर यहाँ से निकलता है एयर के थ्रू, ठीक है। कूलेंट जो लिक्विड बनता है रिटर्न टू द इंजन विद द वाटर पंप। यहाँ पे वाटर पंप की हेल्प से जो लोअर टैंक बना होता है फिर से इंजन के लिए जाता है। अब यहाँ थर्मोस्टेट क्या करता है, इंश्योर करता है कि वार्म अप एंड प्रिवेंट द कूलिंग, ओके। चलो अब बात करते हैं थोड़ा एडवांटेज के बारे में। ये मैंने एक एनिमेशन भी लगाया हुआ है, देखो एनिमेशन ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इंजन हमारा चल रहा है, इसके चारों को तरीके से वाटर है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जैसे हीट हुआ, ये रेड जो कलर आपको दिख रहा है, ये यहां से क्या है, थर्मोस्टेट ने क्या किया, इसको भेज दिया। थर्मोस्टेट यहाँ पे अपर वाला पोर्शन है, अपर टैंक है। अब ये क्या है, कंटिन्यूस तरीके से वाटर, जो वाटर बनेगा कूलेंट हो जाएगा, कूलेंट के बाद ये इस तरीके से सर्कुलेट होता है और ये कंटिन्यू साइकिल इस तरीके से चलता रहता है।
ठीक है, बिल्कुल इजी है, जो मैंने अभी पीछे बताया है उसका एनिमेटेड वीडियो है, ये इस तरीके से वर्क करता है। चलो बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। यूनिफॉर्म एंड इफेक्टिव कूलिंग होती है इसमें, सुटेबल है फॉर लार्ज एंड हाई स्पीड इंजन के लिए, जैसा एयर में ये चीजें नहीं होती हैं। रिड्यूस इंजन नॉइस, एयर में क्या था, जो नॉइस की प्रॉब्लम थी, बट यहाँ पे नॉइस की प्रॉब्लम नहीं होती है। बेटर इंजन लाइफ एंड इफिशियंसी, यानी इंजन की जो लाइफ है, इफिशियंसी है, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिजाइनिंग जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, काफी हायर इनिशियल कॉस्ट होती है, रिक्वायर मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड काफी पड़ती है इसमें, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ द लीकेज एंड कोरोजन, क्योंकि वाटर इसमें रहता है तो लीकेज का कोरोजन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वाटर है तो कोरोजन क्रिएट करेगा ही। एंड यूज ऑफ द रेडिएटर इंक्रीज द वेट एंड लॉस ऑफ डायमेंशन ऑफ द इंजन, जैसे कि एयर में था वहां पर रेडिएटर का यूज हम नहीं कर रहे थे कोई भी, नॉर्मली फिन्स क्या करता था, एरिया को इंक्रीज कर रहा था और कूलिंग कर रहा था, बट यहां पे क्या होता है, रेडिएटर एंड हीट एक्सचेंजर का यूज करना पड़ता है। मोर सेंसिटिव है क्लाइमेट के लिए, फॉर द इजी ऑफ कोल्ड स्टार्टिंग के लिए एंटी फ्रीज सोल्यूशन यूज। यहां पे मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक और है, एंटी फ्रीज सोल्यूशन का यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वाटर की कूलिंग है, वाटर की कूलिंग है तो जो ठंडे प्रदेश है वहां पे वाटर क्या हो जाता है, जम जाता है ना, अगर जम गया तो कैसे इंजन स्टार्ट होगा, इसलिए वहां पे ना थर्मोस्टेट लगा होता है, वो इस तरीके से वर्क करता है कि कूलिंग हो या बर्फ जम रही हो, वहां पे एंटी फ्रीज सोल्यूशन का हम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा इंजन, गाड़ियां चलती रहती हैं। समझ में आ गया? चलो एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो कार हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, डीजल इंजन होते हैं, पावर जनरेटर है, इंडस्ट्रियल इंजन है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अब टाइप ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में। अगर टाइप की बात करते हैं तो ये सारे इसके टाइप है, थर्मोसाइफन सिस्टम होते हैं वाटर में, फोर सर्कुलेशन सिस्टम होता है, एक प्रेशराइज कूलिंग सिस्टम होता है एंड इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम होता है। अब ये सारे सिस्टम में आपको जो थर्मोसाइफन वाला टॉपिक है ये ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सिलेबस में नहीं है बट कहीं ना कहीं आपने पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि मैंने भी कई बार इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम के बारे में। थोड़ा पहले से कॉन्सेप्ट समझते हैं तब डिफिनेशन पे आते हैं, ताकि आपको जो वर्किंग प्रोसेस है वो समझ में आना चाहिए। अब थर्मोसाइफन का मतलब क्या होता है, देखो अब यहां थर्मो का मतलब क्या है, हीट से है, किससे है, हीट से है। साइफन का मतलब होता है ट्यूब से या पाइप से। कूलिंग का मतलब क्या है, कूलिंग, ओके। यहां पे जो कूलिंग सिस्टम है ना वो हीट जो है, जो कूलिंग के लिए किस तरीके से करेंगे, थर्मो मतलब हीट, साइफन मतलब ट्यूब, यानी हीट को कूल करने के लिए ट्यूब की हेल्प से हम नॉर्मली करते हैं कूलिंग। अब किस तरीके से आप समझो थोड़ा सा, देखो यहां पे क्या होता है, ये सिलेंडर है, हमारा पूरा सिलेंडर है, ठीक है, ये वाटर जैकेट इस पे लगा होता है इस तरीके से, ठीक है। अब होता क्या है, अब जब इसके साइड में अगर इस तरीके से देखें, आपको ये इमेज में क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इस साइड में वाटर जैकेट लगा होता है इस तरीके से, ठीक है, सिलेंडर के है उसमें। अब वाटर जैकेट इस तरीके से लगा होता है। अब होता क्या है, जैसे ही लोअर से वाटर हमारा गुजरता है यहां से, तो अब क्या है, वाटर होगा गर्म। अब जैसे ही होगा गर्म, हॉट, इसकी डेंसिटी हो जाएगी हल्की। अब जैसे ही डेंसिटी हो जाएगी ये भाप बन के उड़ने लगेगा ऊपर। अब ये हल्का हो गया, अब हल्का होते ही ये पाइप लगी होती है, क्या मतलब अपर हाउस हॉस कनेक्शन कहते हैं इसको, ठीक है, यहां पे लगा होता है। अब ये क्या करता है, यहां से पास होता है और यहां पे बना होता है अपर टैंक, यानी जो गर्म वाला पानी है हल्का हुआ अपर की तरफ जाने लगा। जैसे ही अपर पे जाता है यहां पे फिर से एक रेडिएटर लगा होता है ये, ठीक है। अब रेडिएटर क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर का काम करेगा। यहां पे फैन भी लगा होता है इसमें। ये क्या करता है, ये जो जैसे ही ठंडा हुआ वाटर के पार्टिकल हुए हल्के। अब जैसे ही वाटर के पार्टिकल हुए हल्के वो आएंगे डाउन की तरफ आए, ऑटोमेटिकली लोअर टैंक में आ जाते हैं। फिर यहां लगा होता है लोअर हॉस कनेक्शन। अब ये जो वाटर के पार्टिकल हैं, अब ये क्या करते हैं, इस तरीके से फिर से ऊपर जाते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू वर्क करता रहता है, इसलिए कूलिंग होती रहती है। इंजन सिलेंडर हमारा गर्म करता रहता है, ये कूलिंग करती रहती है। समझ में आ गया? अब समझते हैं डिफिनीशन, अब और अच्छा समझ में आएगा आपको। क्या कहता है कि
Thermosiphon cooling system is a type of engine cooling system in which hot water rise, hot water क्या हुआ, rise हुआ, and cold water sink, cold water यहाँ पे sink हुआ, causing natural convection, sorry, natural circulation of coolant between the engine and the radiator. यहाँ पे कहने का मतलब कोई एक्स्ट्रा पंप की जरूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल हमारा सर्कुलेशन वाटर का होता रहता है इसमें साइफन, थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम में। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि कॉजिंग द नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट बिटवीन द इंजन एंड रेडिएटर। ओके, तो ये खासियत है साइफन कूलिंग सिस्टम में। मेन कंपोनेंट क्या है, इंजन वाटर जैकेट होता है, जो मैंने बताया ये क्या है, वाटर जैकेट है, सिलेंडर वाटर जैकेट, जो सराउंडिंग होती है सिलेंडर ब्लॉक एंड हेड के। रेडिएटर होता है जो कूल करता है हॉट वाटर को, ठीक है। अब क्या है, अपर पाइप लगा होता है जो कैरी करता है हॉट वाटर फ्रॉम द इंजन रेडिएटर के लिए, ये वाला जो पाइप है। लोअर पाइप लगा होता है जो कूल वाटर रिटर्न होता है इंजन से, फिर से इसको भेजता है। कूलिंग फैन लगे होते हैं, इंप्रूव एयर फ्लो थ्रू द रेडिएटर। तो ये हो गए मेन कंपोनेंट। वर्किंग प्रोसेस में मैंने अभी क्या समझाया, बताया कि व्हेन द इंजन रन, जैसे इंजन रन होता है, वाटर इन द वाटर जैकेट एब्जॉर्ब द हीट, वाटर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करता है। हॉट वाटर बिकम लाइटर ड्यू टू द लो डेंसिटी एंड राइज टू द टॉप ऑफ द रेडिएटर। यानी कहने का मतलब जैसे ही हल्का होगा वो इस तरीके से ऊपर डेंसिटी होगी, वो उस तरीके से अपर टैंक में रेडिएटर पे आ जाएगा। इन द रेडिएटर हीट इज डिसिपेटेड टू द एयर। कूल्ड वाटर क्या हो जाता है, हैवियर होते हैं, हाई डेंसिटी हो जाती है, वो लोअर आ जाते हैं। फ्लो डाउन टू द इंजन थ्रू द लोअर पाइप। ओके, द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन अकर विदाउट एनी पंप। वही मैं कह रहा था, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे कोई भी पंप का हम यूज नहीं कर रहे हैं सर्कुलेशन के लिए, नेचुरल सर्कुलेशन होता है और थर्मोसाइफन कूलिंग इस तरीके से वर्क करता है। समझते हैं एडवांटेज के बारे में। सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसका, नो वाटर पंप रिक्वायर्ड, कोई वाटर पंप की रिक्वायर्ड नहीं होती। कॉस्ट भी इसकी लो होती है, मेंटेनेंस लेस होता है, सुटेबल है फॉर द स्मॉल इंजन के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, प्रोसेस स्लो, कूलिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है इसमें, सुटेबल नहीं है हाई स्पीड इंजन के लिए। कूलिंग डिपेंड करती है ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, क्योंकि जितना टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेगा उतनी जल्दी वाटर गर्म होगा, हल्का होगा, आएगा, सर्कुलेट होगा। लेस कंट्रोल है ओवर द इंजन टेम्परेचर। अगर सॉरी ये इसके एप्लीकेशन है, यहाँ पे हेडिंग गलत हो गई है, ये इसका एप्लीकेशन है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओल्ड जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, स्टैंडरी इंजन होते हैं, स्मार्ट इंजन होते हैं, वो हम क्या करते हैं, वहां पे साइफोन का यूज करते हैं। अब आते हैं हम थर्मोस्टेट के बारे में। कई जगह मैंने यूज किया है पहले ही कॉन्सेप्ट में, थर्मोस्टेट किस तरीके से वर्क करता है मैंने बताया, समझाया। एक बार अब डिटेल से समझते हैं कि थर्मोस्टेट आखिर वर्क किस तरीके से करता है। मैंने तो कई बार बता दिया थर्मोस्टेट किस तरीके से वर्क करता है, क्या वर्किंग प्रोसेस है, सारा कुछ सीखते हैं। कह रहा है कि थर्मोस्टेट इज टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होती है। पहला चीज क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होती है एक तरीके की, यूज्ड इन द इंजन कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में इंजन में यूज करते हैं, किसके लिए, रेगुलेट द फ्लो ऑफ कूलेंट फ्रॉम द इंजन टू द रेडिएटर सो दैट द इंजन ऑपरेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। इंजन हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करता है ड्यू टू द थर्मोस्टेट, एक वाल्व की तरीके से काम करता है। इसकी पढ़ते हैं थोड़ा सा डिजाइनिंग। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इस तरीके से होता है, जैसे आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल इसका डायग्राम है, ठीक है। अब एक्चुअल डायग्राम तो समझ में आ गया। अब ये तो आपसे बनेगा नहीं, तो आप एग्जाम में ये बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है। यहां पे क्या करता है, ये रेडिएटर वाला है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक तरीके की वाल्व लगी होती है, यहां पे एक वैक्स भरा होता है, ये यहां पे क्या होता है, वैक्स एलिमेंट लगे होते हैं, यहां पे स्प्रिंग लगी होती है, ये इसका हाउसिंग होता है जो इंजन से मेन कनेक्ट होता है। समझ में आया, चलो अब समझते हैं। और ये सेम वही डायग्राम है। अब इस वाले आप इसमें फोकस करें, ये ज्यादा समझ में आया, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पे बाईपास वाला सिस्टम नहीं दिखाया है, इसलिए इस वाले डायग्राम से समझते हैं। कहता क्या है, ये फ्रॉम इंजन से कनेक्ट है,
इंजन से हमारी क्या है, हॉट जो वाटर है वो निकलता है। कैसे, देखो इस वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक बार मैं इसको क्लीन करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे लगने का मतलब क्या है, यहाँ पे हॉट वाटर आ रहा है, अब ये जाता है रेडिएटर की तरफ और ये जाता है बाईपास की तरफ। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप समझते हैं इसको कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है, अब क्या है, ये जैसे ही वाटर सपोज दैट हमारा ज्यादा गर्म है तो वैक्स इस तरीके से, यहाँ पे जो वैक्स लग भरा होता है, ये वाला वैक्स एलिमेंट होता है, वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि इस पे एक तरीके से प्रेशर लगाता है। प्रेशर लगाने का मतलब क्या है, ये डाउन होता है जैसे ही गर्म हुआ। अब जैसे ही गर्म हुआ, ये स्प्रिंग लगी होती है, डाउन हुआ, जो हॉट वाटर है वो रेडिएटर की तरफ चला जाता है इस तरीके से। ठीक है, बट लेकिन जैसे अगर वाटर जो है ज्यादा हॉट नहीं है तो वो क्या करेगा, अपनी सेम पोजीशन को फिर से गेन कर लेगा, जिससे ये वाला जो वाल्व है जो रेडिएटर की तरफ जा रहा है ये पूरा क्लोज हो जाएगा। स्प्रिंग अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाती है और ये बाईपास की कंडीशन में पहुंच जाता है। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी है। देख सकते हैं आप, ये देखो यहाँ पे क्या है, येलो लाइन दिख रही है ये। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझते हैं पर्पस ऑफ थर्मोस्टेट। आपको जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्या है। अलाउ क्विक वार्म अप ऑफ द इंजन, ठीक है, वार्म अप ऑफ इंजन, प्रिवेंट करता है ओवर कूलिंग के लिए, ठीक है, एंड मेंटेन करता है कांस्टेंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कि इंजन कितने टेम्परेचर पे चलना चाहिए उस तरीके से कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इंप्रूव इंजन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है एंड फ्यूल इकोनॉमी। ओके, चलो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, एक वाल्व लगा होता है ओपन और क्लोज कूलेंट पैसेज के लिए। ठीक है, वैक्स फील्ड होते हैं एलिमेंट पे जो एक्सपेंड करता है विद द टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज होगा तो वार्म अप, हमारी जो वैक्स लगी होती है वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। स्प्रिंग इस पे लगी होती है जो रिटर्न वाल्व टू क्लोज पोजीशन, जो स्प्रिंग लगी होती है इसको क्लोज करती है और ओपन करने का काम करती है। सारी चीजें लिखी हैं, आपको समझ बहुत अच्छी तरीके से आने वाला है। वर्किंग प्रिंसिपल की बारे में बात करते हैं, सॉरी सेम में लिख गया है, वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको समझा भी दिया एक बार, फिर भी एक बार थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये एक रियल डायग्राम है इंजन का, यहाँ पे थर्मोस्टेट इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, चलो अब क्या है, अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, अगर कोल्ड इंजन है, सपोज हमारा इंजन कोल्ड है तो क्या होगा, थर्मोस्टेट रिमेंस क्लोज रहेगा। क्यों क्लोज रहेगा, रेडिएटर पे नहीं जाएगा। कॉन्टेन सर्कुलेट ओनली विद इन द इंजन। ठीक है, अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस होता है। वैक्स एक्सपेंड होगी, वाल्व ओपन ग्रेजुअली रहेगी, कूलेंट फ्लो टू द रेडिएटर होगा। हाई टेम्परेचर होगा, वाल्व ओपन होगी फुली टू इंक्रीज द कूलिंग, यानी ये यहाँ पे वाल्व पूरी तरीके से ओपन हो गई कूलिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। एडवांटेज के बारे में बात करते हैं इसके, क्या करता है कि ऑप्टिमम इंजन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो मेंटेन करके रखता है। रिड्यूस इंजन वियर, जो इंजन में वीरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है वो उसको रिड्यूस करके रखता है। कंबक्शन जो प्रोसेस है उसको इंप्रूव करता है। रिड्यूस इमिशन, वो भी क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है। एप्लीकेशन में बात करते हैं, कार है, ट्रक है, वहां पे यूज करते हैं। जो मोटरसाइकिल होती है, ठीक है, उस पर यूज करते हैं। डीजल इंजन है एंड पावर जनरेटर होते हैं, वहां पे ये हम यूज करते हैं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोस्टेट हमारा किस तरीके से वर्क करता है। चलो सारी चीजें हमने पढ़ ली है एयर और वाटर कूलिंग के बारे में। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि कई बार एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में 2 या 4 नंबर में, या लॉन्ग टर्म में भी छोटा सा एक डिफिनेशन देके पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टाइप कूलिंग सिस्टम। तो बात करते हैं, एयर में सिंपल सिस्टम होता है, वाटर जो कूलिंग सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स होता है। इसका एयर कूलिंग का वेट लाइट होता है, वाटर में हैवी होता है। लो कॉस्ट आती है, वाटर में हाई कॉस्ट आती है। लेस इफेक्टिव कूलिंग होता है एंड मोर इफेक्टिव कूलिंग होता है। तो ये टॉपिक आपका हुआ एंड। नेक्स्ट में बात करेंगे रेडिएटर के बारे में, उसके टाइप के बारे में, बहुत चीजें हम सीखने वाले हैं। आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। सारे वीडियोस आपके जो 5th सेमेस्टर के मशीन डिजाइन है, SMT, सारे वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी ऐप में, आप वहां पे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।